गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे, लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। तो वेक्टर की इस सीरीज़ में अभी तक हम रेजुलेशन ऑफ वेक्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में दो चीज़ें मेरे पास आती हैं। सबसे पहले मेरे पास होता है डॉट प्रोडक्ट, और इसको क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। आज के लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर इसको क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो तरह के मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर मेरे पास होते हैं, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, और एक मेरे पास होता है वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे पहली बात इसमें जो आती है कि अगर मैं एक स्केलर इनटू वेक्टर करता हूं, क्या करता हूं? स्केलर इनटू वेक्टर करता हूं, तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा? मुझे हमेशा मिलेगा वेक्टर। इस बात का क्या मतलब है? क्या हम पढ़ चुके हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? बिल्कुल, जिसमें मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। क्या हम पढ़ चुके हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? यस, जिसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करें, ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर किसी स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी के साथ मैं क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे करता हूं, तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा? वेक्टर मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे मेरे पास होता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मेरे पास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन मेरे पास क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मुझे मिलेगा फोर्स, और फोर्स मेरे पास कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक एग्जांपल हो गया। सेकंड बात अगर हम करें, अगर मैं किसी वेक्टर का वेक्टर के साथ क्रॉस करता हूं तो मुझे हमेशा मिलेगा वेक्टर। देखो, अगर वेक्टर का वेक्टर के साथ क्रॉस करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? वेक्टर मिलेगा। जैसे एग्जांपल क्या है इसमें? जैसे मेरे पास है टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क के बारे में हमने बात की थी। फोर्स मेरे पास क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट मेरे पास क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और टॉर्क मेरे पास क्या है? ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें डायरेक्शन की भी हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बी पॉइंट हो गया मेरे पास। अगर दो वेक्टर का मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं, अगर दो वेक्टर का मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं, तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा? हमेशा मुझे मिलेगा स्केलर। हमेशा क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा। जैसे एग्जांपल, यहां पे भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर एग्जांपल 1 की मैं बात करूं, जैसे मेरे पास होता है वर्क मेरे पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही होता है। फोर्स कैसा है? वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जो वर्क मुझे मिलता है, ये क्या मिलता है? ये मुझे मिलता है स्केलर। यानी दो वेक्टर का डॉट करेंगे तो क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा। और एग्जांपल क्या ले सकते हैं? जैसे पावर मेरे पास होता है, पावर मेरे पास होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स मेरे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी भी मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो पावर मुझे क्या मिलेगी? इस पी का क्या मतलब है? इस पी का मतलब है पावर। तो ये मेरे पास होता है स्केलर। यानी दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा? एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। ये सिंपल सी बात है। तो ये था मेरे पास स्केलर इनटू वेक्टर, वेक्टर क्रॉस वेक्टर मुझे मिलेगा वेक्टर, और वेक्टर डॉट वेक्टर मुझे मिलेगा स्केलर। तो आप इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलते हैं। चलिए, ये लिख लिया होगा आपने। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या आपसे पूछेगा डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के अंदर। तो ये बेसिक सी बात थी जो मैंने बताई, ये पता होनी चाहिए आपको। देखें, अगर आपसे एंगल की बात कर दे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर,
एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो देखो इसको कैसे करेंगे, अगर इस तरह का कोई सवाल आपसे बोल दे, जैसे आपको दे दे एक वेक्टर ए है मेरे पास, वेक्टर ए, और एक मेरे पास है यहाँ पे वेक्टर बी, इस तरीके से है मेरे पास, एक मेरे पास है वेक्टर ए और दूसरा मेरे पास है वेक्टर बी। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है मेरे पास, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मेरे पास है थीटा। तो इसको कैसे लिखेंगे, अगर ये एंगल मुझे निकालना हो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अगर मुझे, चलिए यहाँ पे एंगल की बात करेंगे और एक कॉन्सेप्ट यहाँ से और भी क्लियर हो जाएगा कि अगर मैं किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, देखो वेक्टर ए वेक्टर बी, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलता है ए बी कॉस थीटा, ये मुझे मिलेगा ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए मेरे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, और बी मेरे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये मुझे मिलेगा ए बी कॉस थीटा। यानी अगर यहाँ से मैं कॉस थीटा लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। इसकी बात करेंगे अभी थोड़ा सा आगे चल के, बस अभी मैंने ये बताया कि अगर दो वेक्टर का मैं डॉट करता हूँ तो ये क्वांटिटी मुझे कैसे मिलेगी, ये क्वांटिटी मुझे मिलेगी स्केलर। देखो स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, स्केलर क्वांटिटी कि जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो नंबर की फॉर्म में मिलेगी। किसके फॉर्म में मिलेगी, नंबर की फॉर्म में। और वेक्टर का क्या मतलब है कि जो भी क्वांटिटी मुझे मिलेगी किस फॉर्म में मिलेगी, आई जे के की फॉर्म में मिलेगी। छोटी सी बात आप नोट करके लिख सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी का मतलब कोई नंबर मुझे मिलेगा 1 2 3 4 इस तरीके से। और वेक्टर का मतलब कि जो भी मेरे पास रिजल्ट आएगा वो डायरेक्शन के साथ आएगा, यानी आई जे के की फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये छोटा सा डिफरेंस है जिससे आप याद रख सकते हैं। तो इन दोनों का अगर डॉट करूंगा तो मुझे मिलेगा स्केलर, यानी कोई नंबर मिलेगा। और ये हो गया मेरे पास ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब इसके अंदर अगर इक्वेशन 1 की मैं बात करता हूँ तो उसमें 2-3 केस बनते हैं। ठीक है, केस में लिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं बात करूँ इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इफ थीटा इक्वल टू 0 कितना हो जाए, थीटा 0, तो ए डॉट बी क्या मिलेगा मुझे, ये मुझे मिलेगा ए बी कॉस 0, यानी कॉस 0 की वैल्यू कितनी आएगी वैल्यू, ये आएगी वैल्यू ए इंटू बी। यानी कॉस 0 पे वैल्यू कैसे मुझे मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, देखो ये होती है। कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। यानी अगर कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे कॉस 0 मेरे पास होता है 1। अगर कॉस 0 1 हो जाए तो ये वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी, ये वैल्यू मुझे मिलेगी मैक्सिमम। सेकंड केस देखते हैं, अगर थीटा मेरे पास कितना हो जाए, 180 हो जाए, थीटा 180 होगा तो ए डॉट भी कितना मुझे मिलेगा, ये मिलेगा ए बी कॉस 180, यानी ये वैल्यू हो जाएगी -AB। अगर ये वैल्यू -AB हो जाती है तो वैल्यू कितनी मुझे मिलेगी, मुझे वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मुझे मिलेगी। क्यों, क्योंकि कॉस 180 कितना होता है, ये होता है -1, ये होती है मिनिमम वैल्यू। यानी दो वेक्टर का अगर मैं डॉट करता हूं तो मैक्सिमम वैल्यू होगी ए बी और मिनिमम वैल्यू होगी -AB। और थोड़े से केस यहाँ पे देख लेते हैं। इफ थीटा इक्वल टू 90, अगर थीटा 90 होगा तो ए डॉट भी कितना मुझे मिलेगा, ये मिलेगा ए बी कॉस 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, यानी ये वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। डी की अगर मैं बात करूंगा, इफ थीटा इक्वल टू कितना हो जाए मेरे पास, ये थीटा मेरे पास हो जाए 0 180 90, मुझे लगता है कि 3 ही केस यहाँ पे बनेंगे, ये हम लिख सकते हैं इधर। ठीक है, तो अगर थीटा मेरे पास होगा 0 तो मैक्सिमम, 180 होगा तो मिनिमम, और थीटा 90 होगा तो 0। एक केस यहाँ में क्या बनेगा, इफ थीटा लेस देन 90, इफ थीटा लेस देन 90, यानी थीटा की वैल्यू 90 से अगर कम है ना, तो अगर कम होगी तो ए डॉट बी, ये वैल्यू कैसे मुझे मिलेगी, ये वैल्यू मुझे मिलेगी पॉजिटिव। यानी ये एंगल कैसा होना चाहिए मेरे पास, एक्यूट एंगल होना चाहिए। कैसा एंगल होना चाहिए, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। तो ए डॉट बी मुझे कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अगर एक केस की और बात करता हूं, इफ थीटा ग्रेटर देन 90, अगर थीटा 90 से बड़ा है और थीटा लेस देन 180, भाई दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 ही होता है, उससे ज़्यादा तो हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो फिर स्मॉलर एंगल हमें कंसिडर करना पड़ेगा। यानी इस तरह का वेक्टर, ये एंगल होता है 180, तो इसको अगर ये वेक्टर थोड़ा 180 से ज़्यादा हो जाए फिर ये स्मॉल वाला एंगल लेना पड़ेगा हमें इधर की तरफ, ये स्मॉल एंगल अगर इतना हो जाए, ठीक है। तो थीटा अगर ग्रेटर देन 90 है और 180 से कम है, यानी कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल।
कैसा एंगल है, ऑब्टूज एंगल। तो ये ए डॉट बी मुझे कैसा मिलेगा, मुझे मिलेगा निगेटिव। कैसा मिलेगा, निगेटिव। किस केस में, ई वाले केस में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे निकालेंगे, और कुछ केस मैंने आपको बता दिया। 0 होगा तो मैक्सिमम, 180 होगा तो मिनिमम, थीटा 90 होगा तो ए डॉट बी हो जाएगा 0, और थीटा लेस देन 90 है तो ये होगा पॉजिटिव, और थीटा ग्रेटर देन 90 और 180 से कम होगा तो ए डॉट बी वेक्टर मुझे मिलेगा यहाँ पे निगेटिव। ठीक है जी, तो इसको आप नोट करो। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलते हैं। चलिए लिख लिया होगा आपने ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात आगे कर लेते हैं इसके बारे में। एंगल बिटवीन टू वेक्टर बेसिक फॉर्मूला हमने देख लिया है, वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, ये मिटा देता हूँ इधर से, देखते हैं। यानी अगर दो वेक्टर मुझे ऐसे दिए हैं, यही बात हमने की थी अभी, यहाँ पे है वेक्टर बी और यहाँ पे है वेक्टर ए, और दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है मेरे पास, थीटा है। ठीक है जी, यानी इस केस में अगर मैं लिखता था वेक्टर ए डॉट बी, ये लिखता था ए बी कॉस थीटा। क्या लिखता था इसको, ए बी कॉस थीटा। अब ये जो बी कॉस थीटा है, ये क्या है मेरे पास, इस बी कॉस थीटा को क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए। क्या बोलूंगा इसको, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए, ये बोलेंगे इसको। या फिर क्या बोल सकते हैं, देखो इसको आप कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए। इसका मतलब ये कि अगर ए का मैं कंपोनेंट करूंगा, अगर मैं ए का कंपोनेंट करूंगा, या फिर इसको ऐसे लिख लो, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू ए कॉस थीटा और बी, ए कॉस थीटा और बी। भाई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए। अगर ये ऐसे लिखा है, इसको क्या पढ़ूंगा, इसको पढ़ूंगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। कैसे, अगर इस ए का कंपोनेंट करूंगा तो इधर मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा ए कॉस थीटा, यानी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। और अगर ऊपर करेंगे तो बोल देंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। तो ये छोटी सी बात थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। बी कॉस थीटा मेरे पास क्या है कि बी का कंपोनेंट करेंगे अलोंग वेक्टर ए। अलोंग वेक्टर ए का मतलब कि एक ही डायरेक्शन में, अलोंग वेक्टर ए का मतलब एक ही डायरेक्शन में। देखो थोड़ा सा इसको प्रूव भी कर सकते हैं, थोड़ा सिग्निफिकेंस अगर इसका देखें हम, जैसे मेरे पास है बी कॉस थीटा। क्यों मैं बी कॉस थीटा को ये बोल रहा हूँ कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए, देखो कैसे। इसको अगर थोड़ा सा प्रूफ अगर हम देखें तो अगर इसको लिखता हूँ मैं वेक्टर बी, कॉस थीटा को क्या लिखूंगा, कॉस थीटा को लिखूंगा वेक्टर ए और वेक्टर बी, नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये लिखेंगे। इस बी से ये भी कैंसिल कर सकते हैं, नीचे कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास वेक्टर बी और ये मेरे पास आएगा वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। यानी क्या लिखूंगा, बी डॉट, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है डायरेक्शन बी कॉस थीटा। इसलिए मैंने यहाँ पे बोला है आपको कि इस बी को हम लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए, यानी एक ही डायरेक्शन में। ये चीज़ यहाँ से भी प्रूफ होती है, ये बात जो मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, छोटी सी बात है ये, बी कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर बी इंटू ए। तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम कहानी जैसे मैंने बी कॉस थीटा के लिए की है, सेम यहाँ पे ए कॉस थीटा के लिए भी कर सकते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वेक्टर बी। तो इसको आप नोट करो, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलते हैं। थोड़ा सा इसको आप लिख लो एक साइड में। चलिए, लिखा होगा आपने थोड़ा सा इसके बारे में। अभी मैंने बस जनरली आपको ये बताया कि बी कॉस थीटा होगा कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, और इसको बोला है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। इसकी बात अभी हम करेंगे थोड़ी देर बाद, और आगे एक बार इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। बस अभी अगर ये भी आपको थोड़ा समझ ना आया हो तो ये भी आप थोड़ा सा नोट करके लिख लें, इसकी बात करेंगे भी आगे हम लोग। ठीक है, चलिए ये लिख लिया होगा आपने। अब थोड़ी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो अगर प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टी ऑफ डॉट
प्रोडक्ट क्या होगी, देखो सबसे पहले होगी इट इज ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ। इट इज ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ कहने का मतलब कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, ये कैसे होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं बताता हूँ। अगर मेरे पास एक वेक्टर है, ये नीचे वाला, इसको बोल देते हैं वेक्टर ए और ऊपर वाले को बोल देते हैं वेक्टर बी, और ये एंगल मेरे पास है दो वेक्टर के बीच का 60 डिग्री। तो ए डॉट बी को क्या पढ़ोगे आप बोलोगे कि सर ए बी कॉस 60। ठीक है, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यानी ए डॉट बी मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास ए बी बाई 2, ये आ गया। देखो जब आपको बोले ए डॉट बी का मतलब ये होता है कि वेक्टर ए से बी की तरफ का एंगल हम देखेंगे। ठीक है, और अगर होगा बी डॉट ए तो क्या करेंगे, वेक्टर बी से ए का एंगल देखेंगे। ये कितना होगा, ये होगा 360 माइनस 60, यही होगा। तो बी डॉट ए क्या लिखूंगा, बी ए कॉस 360 माइनस 60, ये लिखेंगे। बी ए कॉस 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात होगी, और क्या होगा मेरे पास, ये होगा कॉस 60, यानी यहाँ से भी वैल्यू कितनी आएगी, बी ए बाई 2। कितनी वैल्यू आएगी, बी ए बाई 2, यानी बी डॉट ए कितना मुझे मिला बी ए बाई 2। अब आप देख सकते हैं ए डॉट बी की वैल्यू भी ए बी बाई 2 आई है, और बी डॉट ए की वैल्यू भी ए बी बाई 2 आई है। बी ए या फिर ए बी बाई 2 मल्टीप्लिकेशन सेम ही रहेगा, तो उसको ए बी बाई 2 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इट इज ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इट इज ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहने का मतलब कि अगर होगा मेरे पास ए डॉट बी प्लस सी, तो उसको क्या लिखेंगे, ए डॉट बी, इसको भी फॉलो करेगा ये और इसको भी फॉलो करेगा ए डॉट सी। ये सिंपल सी बात है। और इसके अंदर क्या है, अगर ये ऐसे भी लिखा है ए प्लस बी और यहाँ पे लिखा है सी प्लस डी, अगर इस तरीके से भी लिखा है ए प्लस बी और डॉट सी प्लस डी, तो इसको क्या लिखेंगे, ए डॉट बी प्लस ए डॉट डी प्लस बी डॉट सी प्लस बी डॉट डी। तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर आता है। ठीक है, तो ये था मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इट इज ऑफ ए कम्यूटेटिव लॉ, ये भी मैंने थोड़ा सा प्रूफ करके आपको दिखा दिया, और इट इज ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये भी थोड़ा सा मैंने आपको लिखा दिया है। ठीक है, तो इसको आप नोट करो, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलते हैं। चलिए, ये लिख लिया होगा आपने। ठीक है, देखते हैं आगे। तो नोट करके आप एक बात लिख लें, नोट करके, अगर दो वेक्टर मेरे पास है, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, अगर दो वेक्टर का आपस में डॉट प्रोडक्ट मुझे करना है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये होगा मेरे पास ए इंटू ए, यानी दो वेक्टर का डॉट करेंगे ए, और एंगल कितना होगा इनके बीच का, वो होगा 0, क्योंकि दो वेक्टर का अगर मैं डॉट करूंगा तो या तो ये पैरेलल होंगे या फिर पैरेलल हम ऐसे भी बना सकते हैं। दोनों केस में थीटा मेरे पास कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, अगर दो वेक्टर का डॉट यहाँ पे बोलेंगे, यानी दो वेक्टर का अगर मैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो वो वैल्यू मुझे कितनी मिलती है, यहाँ से वो वैल्यू मुझे मिलती है वेक्टर ए, ये मुझे मिलेगा ए स्क्वायर, यानी दो वेक्टर अगर वो सेम होंगे और उनके बीच का अगर मैं डॉट करूंगा, डॉट प्रोडक्ट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, उसी वेक्टर का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी, ये आप नोट करके लिख लें। चलिए, अब इसके बाद मैं बात करता हूँ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बारे में, डॉट प्रोडक्ट इन ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में हम देख लेते हैं कि क्या केस यहाँ पे बनेंगे। देखो, ऑर्थोगोनल का मतलब, यूनिट वेक्टर का मतलब, हम बात की थी हमने इससे पहले भी इसके बारे में। अगर ये मेरे पास होगा यहाँ पे x, यानी ये होगा मेरे पास i, अगर ये होगा y, ये होगा j, और ये होगा z, और ये मेरे पास होगा k कैप, i j कैप, डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ i डॉट i इस तरीके से, या करता हूँ j डॉट j, या करता हूँ k डॉट k,
तो मुझे क्या मिलेगा हमेशा, मुझे मिलेगा यहाँ पे 0। क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, मुझे मिलेगा अगर दोनों डॉट प्रोडक्ट को मैं सेल्फ यहाँ पे करता हूँ आई डॉट आई, यानी सेम डायरेक्शन में दोनों, जे डॉट जे ये भी सेम डायरेक्शन में, के डॉट के, ये वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 1 मिलेगी। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच के एंगल कितना होगा, थीटा इक्वल टू 0 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, इसलिए यहाँ पे मिलेगा 1। इसके अलावा अगर मैं लिखता हूँ आई डॉट जे, जे डॉट के, या फिर क्या लिखता हूँ के डॉट आई, ये वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, ये वैल्यू मुझे मिलेगी 0। क्यों मिलेगी 0, क्योंकि आई और जे ये भी कितने पे हैं, 90 पे हैं, जे क्रॉस ए भी 90 पे है, और आई और के भी आपस में किस एंगल पे होते हैं, 3D में अगर आप देखोगे ये भी 90 पे होते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसको, और लिख सकते हैं जे डॉट आई कैप, या फिर के क्रॉस जे कैप, या फिर आई डॉट के कैप, ये भी मुझे क्या मिलेगा हमेशा, ये भी मुझे हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया कि अगर आई डॉट आई करेंगे तो ये 1 होगा, और क्यों होगा यहाँ पे, एंगल भी हम लिख देते हैं, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 90 होगी। यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी 90। ठीक है जी, तो इसको आप नोट करो, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। चलिए लिख लिया होगा आपने, छोटी सी बात थी, अगर सेल्फ करेंगे तो 1 आएगा, और अगर डिफरेंट के साथ डॉट करेंगे तो मुझे मिलेगा 90। ठीक है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखते हैं इसके बाद, कि दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट बोल दे तो क्या मिलेगा मुझे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगर मुझे दिया है वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, और वेक्टर बी मुझे क्या दिया है, वेक्टर बी मुझे दिया है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, इस तरीके से मुझे दिया है। और मुझे क्या पूछ लेगा, मुझे पूछ लेगा कि वेक्टर ए डॉट बी बताओ क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, इसका इसके साथ क्या करेंगे, डॉट करेंगे, तो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, पहले ये लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे ये बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, और यहाँ पे लिखेंगे बी जेड के कैप, ये लिख देंगे। अब डॉट करेंगे तो सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी ए एक्स बी एक्स, एक तो ये आएगा, और यहाँ पे लिखेंगे आई डॉट आई कैप, ये लिखेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा ए एक्स बी वाई, और ये कितना आएगा, ये आएगा आई कैप डॉट जे कैप, ये आएगा। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे, ये कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा ए एक्स बी जेड, ये होगा मेरे पास ए एक्स बी जेड होगा, और ये होगा आई कैप डॉट के कैप। ठीक है जी, अब वाई वाले के साथ करेंगे, वाई वाले के साथ क्या होगा, प्लस ये होगा ए वाई डॉट बी एक्स, और ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी जे कैप डॉट आई कैप, वाई वाले को इसके साथ, और फिर करेंगे यहाँ पे प्लस लगा के ए वाई, यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस लगा के लिखेंगे ए वाई, और ये मेरे पास होगा बी वाई, ए वाई बी वाई, और ये होगा जे कैप डॉट जे कैप, प्लस इसके बाद लिखेंगे ए वाई, और ये मेरे पास होगा बी जेड, ए वाई और बी जेड, ये वैल्यू आएगी जे कैप डॉट के कैप, सिंपल, प्लस फिर इस वाले को करेंगे, ये होगा ए जेड डॉट बी एक्स, और ये वैल्यू कितनी होगी, ये होगी के कैप डॉट आई कैप। ठीक है, फिर यहाँ पे मेरे पास आएगा, ये आएगा ए जेड डॉट बी एक्स, ये आएगा ए जेड डॉट बी वाई और आई कैप इंटू जे कैप, और प्लस लास्ट वाली जो टर्म होगी वो आएगी ए जेड इंटू बी जेड, और ये बचेगा मेरे पास के कैप डॉट के कैप। ये करने के बाद आप देख सकते हैं कि आई डॉट आई, ये तो मेरे पास हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा मेरे पास 0, ये भी हो जाएगा 0। क्यों होगा 0, क्योंकि आई डॉट के बीच एंगल 90 होगा, तो वो डॉट प्रोडक्ट होगा दोनों वेक्टर का, वो 0 आएगा मेरे पास। अच्छा, ये भी मेरे पास हो जाएगा 0, ये भी मेरे पास हो जाएगा 0, और ये भी मेरे पास हो जाएगा 0। तो ओवरऑल जो मेरे पास बचेगा यहाँ पे ए डॉट बी, वो मेरे पास बचेगा ए एक्स बी एक्स, आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे ए वाई बी वाई, और ये मेरे पास होगा ए जेड और बी जेड, ये वैल्यू मुझे मिलेगी दो वेक्टर का
अगर मैं डॉट करूंगा तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी ax, i वाले को i वाले के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, j वाले को j वाले के साथ और k वाले को k वाले के साथ। तो ये था मेरे पास दो वेक्टर अगर मुझे दिए हैं और उनका मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ये रिजल्ट यहाँ पे निकल करके आएगा। तो उसको नोट करके लिख लो, फिर चलते हैं आगे। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। वेक्टर a डॉट b, ये मेरे पास आएगा ax bx, ay by और az bz। आप देख सकते हैं ये भी मेरे पास कैसा है, वेक्टर है, ये भी कैसा है, वेक्टर है, और ये क्वांटिटी मेरे पास क्या आएगी, स्केलर आएगी। ठीक है, यानी दो वेक्टर का डॉट मेरे पास क्या होगा हमेशा, वो होगा मेरे पास स्केलर क्वांटिटी, यानी कोई नंबर के फॉर्म में आएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी मैंने एक बात की थी आपसे कि वेक्टर ऑफ b अलोंग a, ये मैंने बात की थी, वेक्टर ऑफ b अलोंग a। देखते हैं यहाँ पे, जैसे अगर मेरे पास है यहाँ पे वेक्टर a और ये मेरे पास है वेक्टर b, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो अगर मैं लिखता हूं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b अलोंग वेक्टर a, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b अलोंग वेक्टर a कितना होगा, ये होगा b वेक्टर इनटू डायरेक्शन ऑफ a। सबसे पहली बात तो ये है कंपोनेंट ऑफ b अलोंग वेक्टर a, या फिर क्या लिखूंगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग b। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग वेक्टर b, इसको लिखेंगे इस तरीके से। अब मैंने ये ऐसे क्यों लिखा, इसको थोड़ा देख लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग b का मतलब मैं क्या लिखूंगा, कंपोनेंट ये लिखूंगा a cos थीटा, ये लिखेंगे। अब अगर a cos थीटा लिखूंगा तो a cos थीटा को क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। ठीक है, इस a से ये कैंसिल, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, कितना बचेगा, ये बचेगा वेक्टर a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। इस वेक्टर a को अलग लिखेंगे, ये वेक्टर b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, ये क्या बचेगा, b की डायरेक्शन में बचेगा, ये आएगा मेरे पास। और इसका मतलब क्या है कि कंपोनेंट ऑफ a अलोंग वेक्टर b को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर a डॉट वेक्टर b। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरे पास, अगर मुझे बोल दे कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b अलोंग वेक्टर a, तो क्या लिखोगे आप इसको, अभी मैंने बताया इसको आप लिखोगे b cos थीटा, ये लिखेंगे इसको b cos थीटा। ये मेरे पास क्या है, कंपोनेंट ऑफ b अलोंग वेक्टर a, या फिर क्या लिखोगे इसको, इसको लिखोगे कंपोनेंट ऑफ b ऑफ वेक्टर इन डायरेक्शन a। कैसे लिखेंगे, कुछ देखो कैसे लिखेंगे, कंपोनेंट ऑफ b अलोंग वेक्टर a यानी b cos थीटा, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर b अलोंग वेक्टर a। अगर मैं आपसे बोल दूं कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ b अलोंग वेक्टर a, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b अलोंग वेक्टर a, फिर क्या होगा, ये होगा मेरे पास b cos थीटा इंटू वेक्टर a। फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे, और b cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ b डॉट कंपोनेंट ऑफ b अलोंग वेक्टर a, और इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं a, या फिर इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, वेक्टर कंपोनेंट अगर लिखा होगा वेक्टर कंपोनेंट, तो b cos थीटा इंटू इन डायरेक्शन ऑफ a, और इसको b cos थीटा को मैं क्या लिखता हूँ, वेक्टर b a कैप। तो इस फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा, और खाली बोलेगा कंपोनेंट ऑफ b अलोंग वेक्टर a, तो सिंपल इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट, जो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो यूज होते हैं वेक्टर के अंदर, इसको आप नोट करो। फिर अब हम देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट के ऊपर किस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो उसको नोट करो। फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये नोट कर लिया होगा आपने। तो ये था मेरे पास कंपोनेंट ऑफ b अलोंग वेक्टर a, डॉट प्रोडक्ट के केस में अगर आपसे पूछेगा। ठीक है, अब देखते हैं सवाल कैसे पूछेगा आपसे यहाँ पे। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने सारे बता दिए आपको जो डॉट प्रोडक्ट में यूज होते हैं। प्रॉपर्टी के बारे में भी हमने बात कर ली है। सबसे पहले सिंपल से सवाल से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपसे बोल देगा क्वेश्चन, फाइंड डॉट प्रोडक्ट, फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए 2i कैप 3j कैप और प्लस 4k कैप।
एंड वेक्टर बी आपको दिया है कितना, ये दिया है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। इस तरह का सवाल दिया, फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये सवाल आपको दिया है। तो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे इसको ट्राई कर लें आप एक बार। देखें, अगर दो वेक्टर का डॉट मुझे करना है तो मैं क्या लिखूंगा इसको लिखूंगा ए डॉट बी। इसको लिखेंगे सबसे पहले 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, ये लिखेंगे। और बी मुझे क्या दिया है, बी मुझे दिया है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ये मुझे दिया है। अगर इनका डॉट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, i वाले को i वाले के साथ, तो ये मेरे पास 1 है, यहाँ पे i के साथ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे है 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2 प्लस j वाले को j वाले के साथ करेंगे ये हो जाएगा 6। विद साइन मल्टीप्लाई आपको करना है। देखो यहाँ पे प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, और ये आएगा मेरे पास 12। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 माइनस 12, ये वैल्यू कितनी आएगी 0। यानी दो वेक्टर का डॉट मुझे कितना मिला, ये मुझे मिला 0। ठीक है, तो इस तरह से डॉट प्रोडक्ट आप कर सकते हो। तो यही मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाले को जे वाले के साथ, और के वाले को के वाले के साथ। ठीक है जी, तो ये नोट कर लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए, ये नोट कर लिया होगा आपने, सिंपल सा सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल देगा आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल देगा इफ वेक्टर ए आई प्लस 2j कैप प्लस nk कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी जिसकी वैल्यू है 2i कैप 3j कैप माइनस 2k कैप। इफ वेक्टर ए इक्वल टू i प्लस 2j प्लस nk एंड वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, then find out value of n, then find out value of n। ठीक है, ये सिंपल सा सवाल है, इसको करने की आप कोशिश करें, ट्राई करें एक बार, फिर नहीं होता है तो फिर इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ n। देखो इस क्वेश्चन में एक टर्म यहाँ पे लिखिए परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होगा, दो वेक्टर के बीच में परपेंडिकुलर का मतलब होगा कि थीटा वहाँ पे कितना है 90 डिग्री है। थीटा कितना है 90, यानी अगर दो वेक्टर का मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो वो कितना होगा, वो होगा ए बी कॉस 90, यानी ये वैल्यू कितने की, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, यानी ये मुझे कितना मिला 0 मिला। यानी दो वेक्टर का अगर मैं डॉट करूँगा तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 0 आएगी। यानी परपेंडिकुलर का अगर केस होगा तो इस वेक्टर और इस वेक्टर का जो डॉट होगा वो कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो वेक्टर ए कितना है मेरे पास, ये है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस nk कैप, ये है मेरे पास। वेक्टर बी मेरे पास कितना है, ये है मेरे पास 2i कैप, ये मेरे पास प्लस 3j कैप और ये मेरे पास माइनस 2k कैप, और इक्वल टू कितना है 0 है। आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस जे वाले को जे वाले के साथ ये हो जाएगा 6, के वाले को के वाले के साथ ये हो जाएगा माइनस 2n, और इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 0। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 8 माइनस 2n इक्वल टू 0, 8 इक्वल टू 2n, और n कितना होगा यहाँ से, ये होगा 8/2, और n की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 4। ठीक है, ये सिंपल सा सवाल था, बस ये कंडीशन आपको याद रखनी की परपेंडिकुलर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर यहाँ पे बोल देता कि दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं तो पैरेलल के केस में क्या हो जाता, अगर पैरेलल के केस अगर सपोज करो आपको बोल देता कि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो पैरेलल वाले केस में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती 0 हो जाती, यानी ए डॉट बी तब 0 ना होके क्या होता मेरे पास, ये होता मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर। ठीक है, ये कंडीशन हो जाती है यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो एंगल 0 होता है उनके बीच का। तो इसको आप नोट करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने क्वेश्चन परपेंडिकुलर 90। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में तो ऐसे क्वेश्चन एक आपसे पूछ सकता है, एक सिंपल डॉट प्रोडक्ट या फिर परपेंडिकुलर और पैरेलल वाला कुछ केस आपको ऐसे मेंशन कर देगा। ठीक है जी, और कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे,
आपसे एंगल पूछ सकता है, दो वेक्टर के बीच में आपसे एंगल बोल देगा कि एंगल फाइंड आउट करो। तो एंगल के बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे आपसे पूछेगा। ठीक है जी, जैसे आपसे बोल दे कि वेक्टर फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर, फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर इफ वेक्टर ए कितना है, ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, एंड वेक्टर बी कितना है मेरे पास, वेक्टर बी मेरे पास है 6i कैप 4j कैप प्लस 2k कैप। कितना है वेक्टर है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और वेक्टर बी कितना है 6i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, इसको ट्राई करो आप एक बार। चलिए, आपने ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं कि कैसे दो वेक्टर के बीच का एंगल हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, तो एक वेक्टर मुझे दिया है और बी, एंगल पूछा है, तो क्या कॉस थीटा मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कॉस थीटा इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, वेक्टर ए मेरे पास कितना है, ये 2i कैप प्लस 3j कैप और ये मेरे पास है 5k कैप, और बी वेक्टर कितना है, ये है 6i कैप 4j कैप प्लस 2k कैप, और नीचे मेरे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहाँ से लिखेंगे अंडर रूट, ये होगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड होगा, ये होगा 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिख लो प्लस माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सिंपल ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अगर मैं इसका यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करता हूँ ऊपर वाली वैल्यू में, तो आई वाले को आई वाले के साथ करेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास 12 प्लस माइनस ये आएगा 12, और ये मेरे पास होगा 10 डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये कितना आएगा अंडर रूट, ये आएगा मेरे पास 4 प्लस 9 प्लस 25, और ये वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट में, ये वैल्यू आएगी 36 प्लस 16 प्लस 4, ये हो जाएगा। यानी ये वैल्यू सॉल्व करके कितनी आएगी, ये तो हो जाएगा 0, ये आएगा 10 अपॉन, ये आएगा अंडर रूट, ये कितना होगा, ये होगा मेरे 25 प्लस, ये हो जाएगा मेरे पास 429 और प्लस 9 कितना होगा मेरे पास, ये होगा मेरे पास 38। ठीक है जी, 29 और प्लस 38, और ये वैल्यू कितनी होगी, ये होगा अंडर रूट मेरे पास, ये होगा 20, और ये मेरे पास आ जाएगा 56, 20 और प्लस 36, ये हो जाएगा 56। ओके, तो ये वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, कॉस थीटा की वैल्यू मुझे मिलेगी 10 डिवाइड बाय अंडर रूट 38.56। ठीक है, या फिर इसको कैसे लिख सकते हो, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, कैसे लिखोगे एंगल को, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 10 अपॉन रूट 38 रूट 56। तो इस फॉर्म में भी इस आंसर को आप यहाँ पे लीव कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू यहाँ पे आ गई है, अदरवाइज बड़ी सिंपल सी वैल्यू आती है। तो उस सिंपल सी वैल्यू कैसे आएगी उसके बेस पे भी एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैंने आपको टिपिकल केस में बताया कि अगर आपको ऐसी कोई एग्जैक्ट वैल्यू ना आए तो वहाँ पे थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स की फॉर्म में भी अगर आप आंसर लीव करते हैं तो ये भी कंसिडर होगा एंगल दो वेक्टर के बीच में। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर होगा। तो इसका आप नोट करो, फिर आगे बढ़ के क्वेश्चन और एंगल के बेस पे हम करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने, देखते हैं। जैसे सिंपल सा सवाल मैं इसी में इंक्लूड अगर करता हूं, अगर मैं इस वेक्टर को चेंज करता हूं यहां से, टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, अगर इस तरह का सवाल मुझे दे दे और आपसे पूछ ले कि दो वेक्टर के बीच का एंगल बताओ कितना होगा, तो ये कितना है, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और ये कितना है, 6i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल बताना, इसको आप ट्राई करो और फिर देखो एंगल की वैल्यू क्या आ रही है, फिर इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए, ट्राई कर लिया होगा आपने, तो करते हैं इसको। ए डॉट बी कैसे निकालेंगे यहाँ पे, कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी। वेक्टर ए मेरे पास क्या है, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, ये है। बी मेरे पास कितना है, 6i कैप
4j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर कितना होगा 4 प्लस 1 प्लस 9 और यहाँ पे कितना होगा 36 प्लस 16 प्लस 4। ठीक है जी, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये मेरे पास हो जाएगा 12, ये हो जाएगा -4 और ये मेरे पास हो जाएगा 6 डिवाइड बाय ये वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, ये आएगा मेरे पास √14 और ये मेरे पास कितना होगा ये होगा 20 और ये आएगा 56, ये 20 और ये होगा 56। ऊपर वाली वैल्यू कितनी आएगी cos थीटा इक्वल टू कितना होगा मेरे पास, cos थीटा मेरे पास होगा ये होगा 8, ये हो जाएगा 14 डिवाइड बाय 14 और डॉट मेरे पास होगा 56, ये लिख सकते हैं। अच्छा, इस वैल्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, √14 को मैं क्या लिख सकता हूँ √14 इंटू √14 और इसको लिख सकते हैं √14 डॉट √56, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी cos थीटा मेरे पास क्या होगा, ये बचेगा √14 बाय √56। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 14 बाय 15 ऐसे लिख सकते हैं, 14 से कितना 4 बार यानी √1/4 और ये वैल्यू कितनी होगी 1/2, यानी cos थीटा कितना है यहाँ से 1/2 और ये वैल्यू किस में होती है cos 60 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 60 डिग्री। तो इस तरह से सिंपल सा सवाल था ये, दो वेक्टर आपको दिए थे और एंगल आपको बताना था कितना होगा, तो इस तरीके से भी आप एंगल निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे डॉट प्रोडक्ट के बीच में। जैसे आपको बोल देगा कि फाइंड एंगल दो वेक्टर इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, एक बार करके देखो, बताओ उसका आंसर क्या आता है, फिर इसको सॉल्यूशन इसका करते हैं। चलिए, ट्राई कर लिया होगा आपने, वेक्टर ए मुझे दिया है और वेक्टर बी मुझे दिया है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, सेम वही कहानी जो करते आ रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इसको लिखेंगे आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और वेक्टर बी कितना है यहाँ से, ये है मेरे पास 2i कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। नीचे क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ये होगा 1 और ये भी मेरे पास होगा 1, ये कितना होगा यहाँ से, ये होगा 4, ये होगा 9, 3 का स्क्वायर करेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 25। ठीक है जी, तो cos थीटा इक्वल टू, ये लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू कितना होगा, ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आई वाले को 2 आएगा, ये आएगा +3 और ये आएगा -5 अपॉन, ये होगा √3 और ये होगा रूट मेरे पास 29, ये मेरे पास आएगा 38। ऊपर वैल्यू कितनी होगी 5 - 5 डिवाइड बाय √3 डॉट √38। 5 - 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 बाय √3 डॉट √38। ये वैल्यू कितनी आएगी 0 बाय, कोई वैल्यू यहाँ पे होती तो 0 ही आएगा मेरे पास, यानी cos थीटा मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया 0, यानी cos हो गया यहाँ पे 90 और थीटा की वैल्यू कितनी मुझे मिलेगी, यहाँ से मुझे मिलेगी 90 और यही मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सिंपल सा ये सवाल था। चलिए आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन सिंपल सा सवाल था, नोट कर लिया होगा आपने। और कैसे एंगल के बेस पे आपसे सवाल पूछेगा, एक दो क्वेश्चन हम और देखते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करके आपसे कैसे पूछ लेगा सवाल। आपसे बोल देगा इफ वेक्टर ए कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप और बी वेक्टर आपको बोल देगा कितना है, यहाँ पे ये है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। वेक्टर ए और वेक्टर बी आपको दिया है, एंड वेक्टर सी कितना है, यहाँ पे वेक्टर सी आपको दिया है p i कैप pj कैप प्लस 2p k कैप। कितना दिया है, वेक्टर ए आपको दिया है 2i कैप 3j माइनस के, बी दिया है 3i माइनस 2j माइनस 2k और वेक्टर सी दिया है pi कैप प्लस pj कैप प्लस 2p k कैप। फाइंड आउट एंगल बिटवीन वेक्टर ए माइनस बी
एंड वेक्टर सी। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, वेक्टर ए माइनस बी और सी के बीच में मुझे एंगल पूछा है कि कितना होगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखें सॉल्यूशन इसका करने की कोशिश करते हैं। किसके बीच में एंगल मुझसे पूछा है? मुझसे पूछा है ए माइनस बी और सी के बीच में एंगल। तो सबसे पहले मुझे वेक्टर ए माइनस बी निकालना पड़ेगा। वेक्टर ए माइनस बी, वेक्टर ए कितना है 2i कैप 3j कैप माइनस k कैप, माइनस वेक्टर बी कितना है, ये है मेरे पास 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, इसको इसमें से माइनस करेंगे, ये आएगा माइनस i कैप, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 5j कैप और ये हो जाएगा प्लस 2k कैप और ये है माइनस, तो ये आएगा माइनस k कैप। ये वैल्यू किसकी आएगी, वेक्टर a माइनस बी। किसकी वैल्यू आएगी, ये आएगी वेक्टर a माइनस बी। और एंगल किसके बीच में बताना है, वेक्टर a माइनस बी और c के बीच में, यानी वेक्टर a माइनस बी एंड वेक्टर c, इसके बीच में मुझे एंगल बताना है कितना हुआ। तो इसको क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड। जैसे मैं अगर इसका एंगल निकालना चाहूँ तो डायरेक्टली हम यहाँ से लिख सकते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसे लिखेंगे यहाँ पे, ये लिखेंगे वेक्टर a माइनस बी डॉट सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो वेक्टर a माइनस बी कितना है, ये है माइनस आई कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप। c मेरे पास कितना है, ये है मेरे पास p आई कैप pj कैप प्लस 2p k कैप, ये है मेरे पास अपॉन। इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 25 और ये मेरे पास हो जाएगा 1। एक मैग्नीट्यूड ये आएगा। सेकंड क्या आएगा मेरे पास, ये होगा p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर, ये आएगा मैग्नीट्यूड। यानी कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा यहाँ से होगा आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा माइनस p, ये होगा प्लस 5p और ये होगा माइनस 2p। सिंपल सी वैल्यू ये आएगी अपॉन अंडर रूट, ये कितना होगा, ये होगा मेरे पास 27 और ये होगा अंडर रूट 4 5, ये होगा 6p स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू कितनी बचेगी मेरे पास, ऊपर वाली वैल्यू मेरे पास आएगी प्लस 2p अंडर रूट, ये होगा मेरे पास और रूट 27 और रूट 6 और ये मेरे पास होगा p से p कैंसिल करेंगे, p से p कैंसिल कर सकते हैं, ये मेरे पास होगा माइनस 3p, ये आएगा 2p माइनस p, ये होगा मेरे पास प्लस 5p और ये होगा प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 2p। तो ये 5p, ये इसको क्या लिख सकते हैं 2p अपॉन रूट 27 और यहाँ मेरे पास आएगा रूट 6p, p से p कैंसिल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 बाय रूट 27 और रूट 6, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, यानी इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर हम करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा इसको हम अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस थीटा इक्वल टू रूट टू अपॉन रूट 27 और रूट 6 को हम क्या लिख सकते हैं, और रूट 2 इंटू रूट 3। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आएगा मेरे पास रूट 2 बाय, ये मेरे पास हो जाएगा 51। तो यानी थीटा की वैल्यू कुछ मुझे मिलेगी कॉस इनवर्स, ये आएगा रूट 2 बाय 51। ठीक है, ये फाइनल आंसर होगा मेरे पास। तो इस तरह से भी एंगल आपसे पूछ सकता है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल बताओ a माइनस बी और c के बीच में। तो पहले a माइनस बी हम यहाँ पे लिखेंगे, जो मैं सोल्व करके यहाँ पे आया, ये आ गया माइनस आई, ये हो गया प्लस 5j कैप, ये हो गया प्लस, ये होगा प्लस, यहाँ पे आएगा प्लस k कैप। एक सेकेंड, यहाँ पर होगा माइनस माइनस प्लस, एक बार देख लेते हैं इसको, ये आएगा प्लस के कैप, ये प्लस के कैप होगा तो यहाँ पे आएगा प्लस के कैप, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस के कैप होगा। ओके, यानी अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, ये मेरे पास आएगा प्लस 2p। यहाँ से दोबारा करते हैं एक बार, देखते हैं, ये होगा माइनस p, ये होगा प्लस 5p और ये होगा प्लस 2p अंडर रूट, ये आएगा 6p स्क्वायर, तो ये होगा 7p, ऊपर आएगा 6p डिवाइड, ये होगा 27.6p स्क्वायर, ये आएगा। यहाँ से क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 6p, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे रूट 6
√6 और ये होगा p और नीचे मेरे पास आएगा √27 और √6p। इसको ऐसे लिख सकते हैं, p से p कैंसिल, √6 से √6, ये आएगा √6/27 या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, ये इसको लिख सकते हैं 2/9 या फिर cos थीटा कितना होगा यहाँ से, ये होगा √2/3 या फिर थीटा मेरे पास होगा cos इनवर्स √2/3। ये होगा फाइनल आंसर। यहाँ पे क्या किया हमने, सिंपल यहाँ पे जो प्लस था यहाँ पे आएगा प्लस के, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस के आएगा। उसके बाद ये रखेंगे a माइनस बी डॉट सी, सिंपल इस तरीके से निकाल लेंगे तो थीटा की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, मुझे मिलेगी √2/3। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सिंपल से सवाल था, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, √6 इंटू और √6, इससे कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा √6/27। चलिए, और कैसा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, जैसे आपको बोल देगा, जैसे आपको क्वेश्चन में क्या बोल देगा, जैसे आपको क्वेश्चन में बोल देगा इफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b कैप, ये कितना है 2i कैप, एंड वेक्टर a माइनस b कैप कितना है 4j कैप। फाइंड आउट एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। इस क्वेश्चन को ट्राई करें आप, फिर इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। a प्लस बी मुझे कितना दिया है 2i कैप और a माइनस बी दिया है 4j कैप। मुझे क्या बताना है, एंगल बताना है वेक्टर और वेक्टर b के बीच में। तो आई होप ये ट्राई किया होगा आपने। देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो a प्लस बी मुझे दिया है, तो सबसे पहले वेक्टर a और वेक्टर b मुझे निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं सिंपल। a प्लस बी मुझे कितना दिया है 2i कैप और a माइनस बी कितना दिया है, यहाँ से a माइनस बी मुझे दिया है 4j कैप। अगर इसको मैं ऐड करता हूँ तो इस b से ये b कैंसिल, ये कितना आएगा 2 वेक्टर a, ये आएगा 2i कैप प्लस 4j कैप, ये वैल्यू आएगी। यानी a वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2i कैप और 2j कैप। कैसे लिखेंगे, ये 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो a कैप i कैप प्लस 2j कैप। अब b कैसे निकालेंगे, इस वेक्टर a को अगर मैं किसी एक इक्वेशन में रख देता हूँ, जैसे ये मेरे पास है वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू 2i कैप, तो वेक्टर a कितना आया i कैप प्लस 2j कैप, ये है वेक्टर b, ये है 2i कैप। b वेक्टर कितना होगा, इस वैल्यू को इधर लाएंगे 2i कैप, ये होगा माइनस i कैप माइनस 2j कैप। b कैप की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी i कैप माइनस 2j कैप। तो दोनों वेक्टर मुझे मिल गए। एंगल मुझसे पूछा है दो वेक्टर के बीच में, तो क्या होगा, ये होगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। तो कॉस थीटा यहाँ से कितना होगा, इसको लिखेंगे i कैप प्लस 2j कैप, और b वेक्टर कितना होगा i कैप माइनस 2j कैप। अंडर रूट कितना होगा, ये होगा 1 प्लस 4, ये होगा 1 प्लस 4। तो कॉस थीटा यहाँ से कितना होगा, अगर इसको i वाले को i वाले के साथ करूँगा 1 आएगा, माइनस 4 डिवाइड बाई ये होगा √5 और √5, ये होगा माइनस 3/5। यानी कॉस थीटा कितना आ गया, ये आएगा माइनस 3/5। और कॉस थीटा में माइनस 3/5 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है कॉस 127। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 127 डिग्री। ये फाइनल आंसर मेरे पास हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसको नोट करो क्वेश्चन को आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नोट कर लिया होगा ये आपने, वेक्टर ए और वेक्टर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है मेरे पास, इफ पार्टिकल A 2i कैप, या फिर इसको लिख लो सिंपल i कैप प्लस 2j कैप माइनस प्लस 2k कैप। इफ पार्टिकल A मूव पोजीशन B, यानी एक पार्टिकल है जो पोजीशन A से मूव कहाँ पे किया, पोजीशन B पे, 2i कैप 2j कैप माइनस 3k कैप, मूव with apply uniform force
एफ इक्वल टू कितना, आई कैप 2j कैप प्लस 2k कैप। फाइंड आउट वर्क डन ऑफ दिस फोर्स। क्या बताना है मुझे बताना है वर्क डन बाय दिस फोर्स। ए कैप मुझे दिया है बी कैप, तो कैसे निकालेंगे इसको, ट्राई करो एक बार आप लोग। ठीक है, वर्क डन मुझे निकालना है। अच्छा, वर्क डन क्या होता है मेरे पास, वर्क डन मेरे पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आई होप ये ट्राई किया होगा आपने। ये होता है फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालेंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट में निकाल लेता हूं तो फोर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो वर्क मुझे मिल जाएगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, इसको लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकते हैं वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। भाई एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आएगा मेरे पास, वेक्टर बी कितना है, ये है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, माइनस वेक्टर ए कितना दिया है, ये दिया है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा यहाँ से, ये होगा मेरे पास i कैप और इधर मेरे पास आएगा, ये हो जाएगा माइनस 2j, ये हो जाएगा प्लस 0j कैप और ये होगा प्लस माइनस माइनस और ये होगा माइनस मेरे पास 5k कैप। ये वैल्यू किसकी आएगी मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट। यानी इसको क्या लिख सकता हूँ, i कैप माइनस 5k कैप, ये लिख सकते हैं। ये मेरे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और वर्क मुझसे पूछा है, वर्क मुझसे पूछा है, क्या पूछा है, वर्क पूछा है, यानी W मेरे पास होगा फोर्स। फोर्स मुझे क्या दिया, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना आया मेरे पास, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आया i कैप प्लस 0j कैप और माइनस 5k कैप। तो क्या करेंगे, i वाले को i वाले के साथ, ये हो जाएगा मेरे पास 1, ये हो जाएगा 0, 2 इंटू 0 और ये आएगा माइनस, ये आएगा मेरे पास 10। यानी वर्क मेरे पास कितना होगा, 1 माइनस 10, यानी वर्क किसमें आया, -9 जूल। ठीक है, कितना है वर्क, -9 जूल। वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और कैन बी 0। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को आप नोट करें, सिंपल सा सवाल था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने। दो पार्टिकल का मुझे डिस्प्लेसमेंट दिया है, पार्टिकल मूव कर रहा है ए से बी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये निकालते थे डिस्प्लेसमेंट। हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में हम करते थे r2 कैप माइनस r1 कैप, तो सेम वही है यहाँ पे कहानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या पूछेगा आपसे, और क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आपको ऐसे बोल देगा, फाइंड आउट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। ठीक है, फाइंड आउट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। तो इस तरह का सवाल आपसे बोल देगा, तो कैसे इसको सोल्व करेंगे, ट्राई करें उसका एक बार, आप इस सवाल को ट्राई करें, फिर इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूं कैसे इसको करना है। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए क्या पूछा है, अलोंग वेक्टर बी ये पूछा है। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, अलोंग वेक्टर बी का मतलब बी की डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे, बी कैप लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको। तो वेक्टर ए कितना दिया है, 2i कैप 3j कैप, ये है। वेक्टर बी क्या लिखेंगे, बी कैप को वेक्टर बी और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ये लिखेंगे 2i कैप 3j कैप। ये कितना होगा, 2i कैप प्लस j कैप और नीचे कितना होगा, ये होगा 4 + 1। तो यहाँ से ये कितना आएगा, i वाले को i वाले के साथ करेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास 2 × 2 4 + 3 और डिवाइड बाई कितना है, √5। ये कितना आएगा, 7/√5। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी कितना होगा, 7/√5। तो इसको नोट करें आप, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आपसे पूछ लेगा कि फाइंड आउट कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वेक्टर बी, तो इस तरीके से सॉल्व करके आप इसको निकाल लेंगे।
ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे सिमिलर एक क्वेश्चन में और करा देता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। फाइंड आउट कंपोनेंट ऑफ बी टू आई कैप जे कैप प्लस के कैप अलोंग वेक्टर ए, टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। कैसे करेंगे इसको, देखो कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए, ये मुझे निकालना है, यानी किसका कंपोनेंट, बी का। तो कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए ये मुझे निकालना है। बी कंपोनेंट कितना दिया है, ये दिया है टू आई कैप जे कैप प्लस के कैप, ये दिया है। वेक्टर ए मुझे क्या दिया है, ये दिया है टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और अंडर रूट यहाँ से कितना होगा, ये होगा 4 प्लस 1 प्लस 1, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। तो ये वैल्यू कितनी होगी, आई वाले को आई वाले के साथ करेंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 और ये आएगा -1, और अपॉन अंडर रूट नीचे कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास 6, ऊपर कितना हो जाएगा 5/√6। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग वेक्टर ये मेरे पास होगा 5/√6। तो इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या है आज के क्लास का। अगर आपसे बोल दे इफ वेक्टर a1 and vector a2, if vector a1 and vector a2 are unit vector, if vector a1 and a2 are a unit vector and angle between them is 60 degree, angle between them is 60 degree, then find out value of vector a1 plus vector a2 into वेक्टर a1 माइनस वेक्टर a2। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करके बतानी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार इसको आप ट्राई करो करने की, और फिर देखो इसमें आंसर क्या आता है आपके पास। वेक्टर a1 और वेक्टर a2 आपको दिया है, इसकी वैल्यू मुझे बतानी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। इसकी वैल्यू बतानी है वेक्टर a1 प्लस वेक्टर a2 और डॉट a1 माइनस a2। तो कैसे इसको सोल्व करेंगे, पहले इसको इसके साथ लिखेंगे वेक्टर a1 फिर लिखेंगे माइनस वेक्टर a1 वेक्टर a2, फिर लिखेंगे इसको 2a2 इंटू a1, और फिर इसको लिखेंगे यहाँ पे माइनस, ये लिखेंगे 2a2 स्क्वायर। देखो कैसे, पहले लिखेंगे a1 डॉट a1, फिर लिखेंगे माइनस a1 a2, फिर लिखेंगे प्लस 2a1 a2 और लिखेंगे प्लस माइनस 2a2 स्क्वायर। अच्छा ये क्या होगा, ये तो यूनिट वेक्टर है मेरे पास, मैग्नीट्यूड, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये होगा माइनस प्लस 2a1 a2 और a1 a2, यानी यहाँ पे आएगा प्लस वेक्टर a1 और वेक्टर a2, ये आएगा 2, और इसको भी क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि वेक्टर a2 यूनिट वेक्टर है मेरे पास दोनों। तो ये हो जाएगा 1, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे a1 cos 60, ये मुझे दिया है, माइनस हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 यहाँ पे माइनस, ये कितना बचेगा, ये आएगा 1 प्लस इसका मैग्नीट्यूड होगा 1, और ये कितना हो जाएगा 1/2, ये होगा -2। ऐसे लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 माइनस 2। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, ये होगा 2 प्लस 1 -4, ये होगा 3 -4/2, यानी ये वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, ये आएगी -1/2। तो ये मेरे पास आंसर होगा, यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, -1/2। तो इसको आप नोट करें, सिंपल सा सवाल था ये। तो ये था मेरे पास डॉट प्रोडक्ट के बारे में, जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में हमने पढ़ा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, या फिर वेक्टर
प्रोडक्ट के बारे में। तो तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।